चलें जी, सफर यहां पे तमाम होता है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच नहीं जीत पाया। आज का मैच अगर हो जाता और आज का मैच अगर पाकिस्तान जीत भी जाता तो क्या ही फर्क पड़ना था। इस वीडियो में हम आज पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और कुछ सॉल्यूशंस बताएंगे। अगर तो अगले 1-1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान टीम ने ये सॉल्यूशंस अप्लाई कर दिए तो ये टीम शायद दोबारा से खड़ी हो जाए। लेकिन अगर यही सब चलता रहा जो अभी चल रहा है तो शायद फिर हमारा मुकाबला यूएसए वगैरह से ही होगा। मैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं कह सकता क्योंकि वो एट टाइम्स हमसे बेहतर क्रिकेट अब खेलती हैं। जिस प्रोसेस में पाकिस्तान को अब जाना पड़ेगा वो 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है। आपको 1-1.5-2 साल लगेंगे चीजों को ठीक करने में। अब आपको करना क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं। ये ईमेल मैं इस वीडियो को बनाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को भी ईमेल करूंगा ताकि मैं अपनी तरफ से हक अदा कर दूं कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये 8-9 पॉइंट हैं, आप ये अप्लाई कर दें, आपकी क्रिकेट थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करना है वो अपनी जो पेस बैटरी है, जो आपके बॉलर्स हैं, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये वो 3 बॉलर हैं जो लाजमी इसमें हिस्सा लेंगे। और बाकी जितने भी बॉलर आपके नीचे लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो अब्बास अफरीदी है, चाहे वो वसीम जूनियर है, आप एक कैंप लगाएं। लेकिन वो कैंप होगा पुराने बॉल का कैंप, ताकि आपको पुराना बॉल करना आए। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस कवर किए हैं ग्राउंड में खड़े होके। मैंने ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेशंस भी कवर किए हैं कि शहीन शाह अफरीदी ये बॉल डाल रहा है और मैं बिल्कुल उसके पास खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बड़े यकीन से ये बात बता सकता हूं कि पाकिस्तान के सिस्टम में नए बॉल के साथ प्रैक्टिस सेशन होते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। जब मैं कराची किंग्स का हिस्सा था, मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर होता था। एक गोरे ने उठ के सुना दी कराची किंग्स की मैनेजमेंट को कि आप हारने पे टीम को ब्लेम कर रहे हैं और हमें आखिर में मार पड़ती है सारे बॉलर्स को, लेकिन आप हमें पुराने बॉल से प्रैक्टिस ही नहीं करवाते। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, इनका कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि नया बॉल चाहे जितना मर्जी अच्छा हो जाए, लेकिन हमें डर होता है कि यार पुराना बॉल कौन करेगा और कैसे करेगा। किसी दिन शाहीन अफरीदी को मार पड़ती है पुराने बॉल से, किसी दिन नसीम को और किसी दिन हारिस रऊफ को, लेकिन पड़ती लाजमी है। तो इससे हमने क्या आइडेंटिफाई किया है कि हम अगर दूसरी टीम को 180, 190, 200 पे रोक के भी बैठे हुए हैं तो नीचे फिलिप्स जैसा बैटर आता है जिसके इतने इतने बड़े मसल्स हैं। फिटनेस पे भी मैं आता हूं। नीचे से आके दूसरी टीमें तेज 80-90 रन बल्कि 10 ओवरों में हमें 150-150 मार देती हैं और मैच को साइड पे ले जाती हैं। आपको एक कैंप लगाना है जिसमें आप पुराने बॉल के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे और आप जो दुनिया के बड़े बॉलर्स हैं उनको ज्यादा पैसे दें, क्योंकि वो आपको टाइम दे रहे हैं अपने सारे प्रोफेशनल काम छोड़ के। आप उनको इनवाइट करें। मिसाल के तौर पे आपके पास पाकिस्तान में ही वसीम अकरम मौजूद हैं, द ग्रेट वसीम अकरम। आप वसीम भाई का टाइम लें, उनको पैसे दें, क्योंकि वो आपको टाइम दे रहे हैं। आप उनको पैसे दें, अच्छे पैसे दें, कोई महीने के लिए आप उनको ऑन बोर्ड करें। और कैसे हो सकता है कि वसीम भाई इनको घोल के एक दवाई पिलाएं और इन पे ना असर हो? आप वसीम भाई के साथ शमिंदा वास को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। मैं वो बता रहा हूं बॉलर जिन्होंने कुछ उखाड़ा हुआ है दुनिया में। आप चमिंदा वास को बुला सकते हैं। वो लेजेंड्स लीग में आपको खेलते नजर आते हैं चमिंदा वास। तो यहां पे भी आप उनको पैसे दें क्योंकि वो आपको टाइम दे रहे हैं। चमिंदा वास को बुलाएं। आप ग्लेन मैग्रा को बुलाएं। आप ग्लेन मैग्रा को कहें कि आपकी जो कैंसर की फाउंडेशन है, हम पैसे डालते हैं, हम डोनेट करते हैं, आप प्लीज 20-25 दिन हमें दें।
ये 3-4 ग्रेट बॉलर आप बुला के, आप ब्रटली को भी बुला सकते हैं, वो भी ब्रटली फ्री ही है आजकल। लेजेंड्स लीग में कमेंट्री में आपको इधर उधर वो नजर आता है। आप इन 3-4 को बुलाएं और आपके पास इन सब को देने के लिए पैसे भी हैं। आप मेंटोर्स को, ये जो आपके चैंपियंस कप में मेंटोर्स थे जिनको आप 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं, वकार यूनस, शुएब मलिक 50-50 लाख रुपया ले रहे हैं, मेंटोर्स है ना, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान टीवी पे बैठ के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मौजें लगी हुई हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप एक जगह जब जॉब कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो आप नहीं किसी दूसरी जगह टाइम दे सकते, लेकिन चलो वो एक सेपरेट टॉपिक है। आप इन सब को बुलाएं, इनको पैसे दें। आप अगर मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया दे सकते हैं, या आप पाकिस्तान जूनियर लीग जो बच्चों की लीग हुई थी, एक मीनिंगलेस लीग जिसका कोई पाथवे नहीं था, अगर वहां आप मेंटोर्स को 1.5 करोड़ रुपया दे सकते हैं, एक मेंटोर को 1.5 करोड़ मिला था, एक मेंटोर को 2 करोड़ रुपया मिला था, अगर आप वहां इतने पैसे लगा सकते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, लेकिन चौथे नंबर पे ये डेफिनेटली आते हैं, तीसरे या चौथे नंबर पे ये डेफिनेटली आते हैं। तो आपको कैंप लगाना है अपने बॉलर्स के साथ और इनको पुरानी बॉल करना सिखानी है। वसीम अकरम, ग्लेन मैग्रा, चमिंदा वास, अगर ऐसे ग्रेट बॉलर एक महीने के लिए दिन में 2-2 दफा इन सब के साथ काम कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इनको समझ ना आए। टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के हमारे एक्स क्रिकेटर्स दुनिया भर के यही कह रहे होते हैं ना कि पुराने बॉल के साथ आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर एक महीने के लिए कैंप लगाया जाएगा तो कैसे नहीं इंप्रूवमेंट आएगी। और जब आपको पता होगा कि स्पेसिफिकली इस एरिया के लिए हम कैंप लगा रहे हैं, तो आनी ही आनी है इंप्रूवमेंट। तो बॉलर्स को यह करना पड़ेगा। और हारिस राउफ को मैं स्पेसिफिकली यहां पे मेंशन करना चाह रहा हूं। हारिस की T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें हैं। वो गंदा बॉलर नहीं है, हम उसको बड़ी जल्दी पाकिस्तान टीम में लेके आए हैं। खुद लाहौर कलंदर के ट्रायल देने आया पहली दफा, टेप बॉल खेल खेल के लाहौर कलंदर के ट्रायल देने आया, पहली दफा हार्ड बॉल से उसने बॉल की। उसके बाद हारिस राउफ पाकिस्तान सुपर लीग खेलता है, बिग बैश में जाके हैट्रिक करता है, मिसबा जल्दी पाकिस्तान टीम में शॉर्टकट से उनको ले आते हैं। वहां पे हमारी जिम्मेदारी थी कि चलो हम हारिस राउफ को टीम में तो ले आए हैं, लेकिन हम कंपलसरी करें उसके लिए कि हारिस आपने रेड बॉल भी खेलनी है। अगर तो हारिस रेड बॉल नहीं खेलेगा तो उसका एक मैच अच्छा जाएगा और 10 मैच गंदे जाएंगे। यह सिलसिला चलता रहेगा। हम इस पे 2-3 साल से बात कर रहे हैं और यही होता आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। डोमेस्टिक रेड बॉल कंपलसरी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की मान, पाकिस्तान की शान बाबर आजम, जो कि हमारी इस जनरेशन के वो बैटर हैं जिनसे हम सब ने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी या लगाई हुई हैं। इसका फैसला आपने करना है कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैं सुन रहा था अभी 2-3 दिन पहले द ग्रेट शुएब अख्तर ने बाबर आजम के बारे में कह दिया कि बाबर आजम तू शुरू से फ्रॉड है। शुएब भाई, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने। हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन हम यहां पे नाम नहीं बिगाड़ते। हम ऐसे लफ्ज नहीं बोलते जिससे दूसरा गिर ही जाए। हमने गिराना नहीं है इनको। चाहे गंदी क्रिकेट खेल रहा है, लड़का तो अपना ही है ना, हमारा ही बच्चा है ना बाबर आजम, हमारे पाकिस्तान का ही बच्चा है ना, हमारे पाकिस्तान का ही खून है उसमें। हमारी मट्टी से ही खड़ा होके वो पाकिस्तान के लिए खेलने जाता है। गंदी क्रिकेट खेल रहा है, उस पर हम भी आते हैं, लेकिन फ्रॉड नहीं कहना, क्योंकि ये इंशाल्लाह जब कल पाकिस्तान को जितवाना शुरू करेगा तो फिर हम छुपेंगे, यार हमने इसको कभी फ्रॉड कहा था। तो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने। अब बाबर आजम को करना क्या है? एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई हमें इस पे डाउट नहीं है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है पिछले 10 साल में, तो वो बाबर आजम है। आज भी
अगर मैं आपसे पूछूं या मैं याद करने की कोशिश करूं कि बाबर आजम के करियर की सबसे बड़ी नॉक कौन सी है, तो आपको फौरन से याद आ गया होगा, क्योंकि नॉक ही एक है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2019 के वर्ल्ड कप में बर्मिंघम में बाबर आजम ने मैच जितवाया था। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे पता है बाबर आजम के फैंस कहेंगे बाबर ने इतने रन्स कर दिए। यार अगर आप ऊपर बैटिंग करने आते हो ना और आपका फोकस एवरेज पे है, स्ट्राइक रेट पे नहीं है, तो यकीन करो सबसे ज्यादा रन्स आपके ही होंगे। और क्रिकेट अब इंपैक्ट का खेल है। आपकी टीम में इंपैक्ट किसका है? फखर जमान का। चाहे वो आए 10-15 मिनट के लिए, लेकिन वो एक ऐसा इंपैक्ट छोड़ के जाता है कि उससे मैच बन जाता है। कल आपने अफगानिस्तान के मैच में अजमतुल्ला की बैटिंग देखी है? उसने 40 ऑड किया, 5 विकेटें ली। उसकी मैं बात नहीं कर रहा, बैटिंग की बात कर रहा हूं। जिस नंबर पे आके नीचे से उसने 41 रन जोड़े, उसने बेस सेट की और वहां से इब्राहिम जादरान ने फिर मारना शुरू किया। इंपैक्ट का खेल है क्रिकेट। अब बाबर आजम को करना क्या है? ये जैसे ही आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होती है, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो गई है, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई। अब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है व्हाइट बॉल सीरीज खेलने। मेरा ख्याल है 16 मार्च को पहला मैच है। पाकिस्तान को ड्रॉप करना है बाबर आजम को, रेस्ट नहीं करवानी। बकायदा बताया जाए कि हमने बाबर आजम को ड्रॉप किया है। और आपने सिर्फ ड्रॉप नहीं करना, आपने टारगेट देना है। मिसाल के तौर पे मुझे इस टाइम बाबर आजम का एग्जैक्ट बॉडी वेट नहीं पता, मुझे इस टाइम उनकी फैट परसेंटेज नहीं पता। जो भी है, उनको एक टारगेट दिया जाए कि आपने अगले 3 महीनों में यह टारगेट अचीव करके आना है, क्योंकि खेल सिर्फ फिटनेस का है। मैं ये नहीं कह रहा भाई तू कोई मसल्स बना ले। वो डेविड वार्नर ने बाबर का हाथ पकड़ के कह दिया कि तू मसल क्यों नहीं बनाता। मैं आपको नहीं इसकी एग्जांपल दूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप दुनिया में जो मर्जी एथलीट सोच लो, उसकी पिक्चर्स गूगल कर लो, आज के दौर में आपको सबके मसल्स नजर आएंगे। मैं आपको नहीं कहूंगा आप मसल्स बनाएं, लेकिन लीन होके वापस आ जा। जब आप लीन होगे, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी आपकी बॉडी। कामरान अकमल ने 1-2 दिन पहले मेरे सामने से एक क्लिप गुजरा, बड़ा अच्छा मशवरा दिया बाबर आजम को कि बाबर काउंटी खेलने चला जा, पूरा सीजन मुश्किल कंडीशंस, 80-90 ओवर बैटिंग करने को मिलेगी। जब वहां पे 100 करेगा ना, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। मैं मोहम्मद यूसुफ का, द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ, उनका एक क्लिप सुन रहा था जो कि इसी चैंपियंस ट्रॉफी का है। अब मोहम्मद यूसुफ को आप ग्रेट बैटर मानते हैं? मानते हैं ना? वो हैं, मोहम्मद यूसुफ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली रेड बॉल में। यूसुफ की टेक्निक को 100 में से 100 नंबर है। मोहम्मद यूसुफ के अकॉर्डिंग बाबर आजम की टेक्निक के मसले हैं। अगर तो मोहम्मद यूसुफ ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, तो इसका मतलब है कि बाबर आजम की टेक्निक के मसले भी हैं। अगर द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ ने कह दिया है, तो यकीन करो आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है। बाबर आजम को यूसुफ के साथ ही राब्ता कर ले। देखो आपके पाकिस्तान में जवेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ जैसे बैटर मौजूद है। अगर बाबर इनको फोन करे, वो हाथों के बल चल के आएंगे यार, कि बच्चा इंप्रूव कर लेगा हमारे एडवाइस देने के बाद। और एक एडवाइस जो मैं बाबर आजम को दिल से देना चाहता हूं, अब जो लोग मैरिड नहीं है वो इस बात को नहीं समझ सकते, और मैं बड़ा सीरियस होकर बाबर आजम को यह मशवरा दे रहा हूं कि शादी कर लो। अब शायद जो 20-21 साल के बच्चे हैं, उनको लगेगा यार शादी से क्रिकेट का क्या ताल्लुक है। ये बात वो लोग समझ सकते हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं। जब आप शादी कर लेते हो ना, आप रात को सुकून से सोते हो। यार अल्लाह ताला ने ना आपकी वाइफ में आपके लिए सुकून को रखा है। आपको सुकून मिलता है अपनी वाइफ से, आपको सुकून मिलता है अपने बच्चों से। आपकी सारे दिन की थकन उतर जाती है जब आप अपने बच्चों को आके शाम को मिलते हैं। आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि मैंने अब इनके लिए कुछ करना है।
क्यों दुनिया के बड़े बड़े एथलीट या जो भी दुनिया में कामयाब हैं, मर्द जात की बात कर रहा हूं, वो क्यों क्रेडिट देते हैं कि मैं अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करता हूं? क्यों? क्योंकि अगर आपको जिंदगी में अच्छी वाइफ मिल जाए, अल्लाह सबको दे, अगर आपको अच्छी वाइफ मिल जाए तो बॉस आपकी जिंदगी सॉर्ट है। आपकी आधी टेंशनें तो वो खत्म कर देती है, आपको मेंटली रिलैक्स कर देती है। अब बाबर आजम के मुझे वो विजुअल्स याद हैं 2023 के वर्ल्ड कप वाले, जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान हारी थी। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना रोना आया था बाबर आजम का चेहरा देख के कि यार ये बंदा ही इज प्रॉब्ली डन एंड डस्टेड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका मुंह नहीं खुल रहा था, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था अल्लाह की कसम उस दिन, कि ये हमारा पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है यार, और क्या हालत हो गई है इसकी। आज भी वो विजुअल्स मेरे सामने आते हैं तो वो अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो बाबर आजम को चाहिए कि फिलहाल, क्या 30 साल का हो गया बाबर आजम, 31वें साल लगा हुआ है, भाई शादी कर। शादी करेगा तेरी जिंदगी की आधी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। विराट कोहली आज अपनी जिंदगी की हर कामयाबी का क्रेडिट अपनी वाइफ को देता है, वो ऊपर ऊपर से नहीं देता यार। लेडी लक एक चीज होती है, औरतें आके जब अपनी किस्मत मिलाती हैं मर्दों के साथ, हम लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं वो। और सबसे बड़ी बात, आप रात को रिलैक्स होके सोते हैं, आपका दिमाग ठंडा हो जाता है, आप इजी हो जाते हैं, आपको सुबह उठ के कोई नई चीज करने की मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपका दिमाग रिलैक्स होता है। अभी दिमाग रिलैक्स नहीं होता, जितना मर्जी टफ डे हो, आपने रात को भी टेंशन में सोना है, सुबह भी टेंशन में उठना है। ये जो मैरिड लोग हैं वो मेरी बात समझेंगे। तो बाबर आजम को मेरा मशवरा ये है कि शादी कर लो आप। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम विराट को बाबर से सारी दुनिया कभी ना कभी मिलाती रही है, जो कि कभी कंपैरिजन दोनों का नहीं बनता था। आप देखो कि विराट का रोल मॉडल सारी जिंदगी कौन था? सचिन तेंदुलकर। और विराट ने सचिन तेंदुलकर के कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं। वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड विराट ने जो तोड़ा है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। रोल मॉडल विराट कोहली के कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के रास्ते पे चला है? इसका जवाब है हां। 2014 में जब मैंने अपना करियर शुरू किया एज ए जर्नलिस्ट, बाबर आजम तीसरे क्रिकेटर थे जिनका मैंने इंटरव्यू किया था। लाहौर में एलसीसीए में बाबर आजम तब ऑब्वियसली पाकिस्तान से नहीं खेले थे। मैंने बाबर से सवाल किया कि बाबर आपके रोल मॉडल कौन है? बाबर ने फौरन से जवाब दिया, एबी डिविलियर्स मेरा रोल मॉडल है, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं। लेकिन क्या बाबर ने उसका पाथ फॉलो किया? नहीं। तो क्या चीज हमें रोकती रही है? मैं बताता हूं आपको क्या चीज रोकती रही है। पिछले 10 साल में या पिछले 15 साल में जो पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स हैं ना, जिन्होंने पाकिस्तान की जड़ों में, पाकिस्तान की रूट्स में डिफेंसिव क्रिकेट घोल घोल के डाल दी है, वो एक मिसबाउल हक थे और दूसरे बाबर आजम ने वो पाथ फॉलो किया जो उन्होंने मिसबाउल हक को करते हुए देखा। लेकिन मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक के डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि आज हमने सॉल्यूशंस की बात करनी है। सो बाबर आजम को आप वक्ती तौर पे ड्रॉप करेंगे, बाबर आजम अपने फिटनेस पे काम करे, काउंटी खेलने जाए। जब काउंटी खेलने जाएगा तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक नहीं चल रही होगी, ज्यादा से ज्यादा बाबर आजम की शायद एक वेस्ट इंडीज की सीरीज मिस हो जाए, बट हु केयर्स, वेस्ट इंडीज की सीरीज ही है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा अगर बाबर आजम एक तगड़ा कमबैक करता है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आप जो बड़े क्रिकेटर्स होते हैं आपके कंट्री के, आप उनको करियर में एक आधी दफा ही ड्रॉप करते हैं, ज्यादा ड्रॉप नहीं करते। तो अगर पाकिस्तान ने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया था इंग्लैंड की सीरीज में, तो बाबर की भी जिम्मेदारी थी कि वो जल्दी 10-15 दिनों के बाद वापसी ना करे, वो अपने आप को टारगेट देता। लेकिन यहां पे पता लगता है आपके माइंडसेट का। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी फिटनेस पे तमाम प्लेयरों को एक कल्चर बनाना पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें
मुदाखलत करके एक रूल बनाना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी जिसमें नसीम शाह, इंग्लैंड की ये वीडियो है, नसीम शाह एक फ्लोर ऊपर नहीं गए ड्रेसिंग रूम में और वो लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। ये वीडियो देखो। It's only one floor. Come on. One floor. Yeah. Come on, Shaky Boy. Come on, man. It's like this. One floor. It's only one floor. Come on. One floor. Yeah. Come on, Shaky Boy. Come on, man. It's like this. ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप एक फ्लोर ऊपर नहीं जा रहे और सिक्योरिटी वाला बंदा आपको आके कह रहा है एक ही तो फ्लोर है भाई, चढ़ के चला जा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं कराची किंग्स के साथ था तो ऑब्वियसली एक होटल में 3-3 4-4 टीमें स्टे करती हैं, या लाहौर में या कराची में, मुल्तान में, जहां पे भी हम हैं। मैं 2 प्लेयर्स को देखता था, पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, जो लिफ्ट का इंतजार नहीं करते थे। क्योंकि होता क्या है कि होटल्स में ना सिलेक्टेड लिफ्ट होती हैं, या 3 होती हैं या 4 होती हैं। पाकिस्तान के होटल्स में ज्यादातर 2 लिफ्ट होती हैं। तो 2 प्लेयर ऐसे थे पाकिस्तान के जो लिफ्ट का इंतजार ही नहीं करते थे। अब आप देखो, 2 टीमें मैच खेल के वापस आई हैं, 14-14, 15-15, 16-16 प्लेयर्स हैं जिन्होंने लिफ्ट से ऊपर जाना है। हर टीम के 8-8, 9-9, 10-10 बंदे स्टाफ के हैं, यानी लिफ्ट से ऊपर जाने वाले कम से कम 45 या 50 लोग होते हैं। और एक लिफ्ट में कितने बंदे आ जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 या 5, या मेरे जैसे पतले होंगे तो 6। कितने लोग आ जाएंगे? हमारे क्रिकेटर्स बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, अपनी नजरों से देखा हुआ मैंने इनको, ये 15-15 मिनट बाहर खड़े रहेंगे कि हमारी बारी आई तो अब हम ऊपर जाएं, लेकिन सीढ़ियों से कोई नहीं जाएगा। अब जिसको मैंने देखा कि जो हमेशा सीढ़ियां प्रेफर करता था, और हमारा कमरा होता था पिशावर जलमी का होता था 6ठे फ्लोर पे, और हमारा शायद होता था 5वें फ्लोर पे, पता नहीं ऊपर ही था, 4-5 फ्लोर ऊपर ही था। एक शुएब मलिक हमेशा सीढ़ियों से ऊपर जाता था, और यूनुस खान को मैंने 2-3 दफा देखा, वो जब भी होटल में आते थे वो सीढ़ियां प्रेफर करते थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुझे 2 फिट प्लेयर बताओ, तो शायद वो 2 प्लेयर यूनुस खान और शुएब मलिक होंगे। वो सीढ़ियां प्रेफर करते हैं। लाइफस्टाइल क्या है? फिटनेस वाला लाइफस्टाइल क्या है? कि ये छोटी छोटी आदतें अपने अंदर लाना। अगर नसीम शाह, जिनकी बॉडी पिछले दिनों हमने देखा कि फूली हुई है, हमने देखा कि नसीम भी ओवरवेट है, तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, एक वाकया बताया था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद मेरे एक दोस्त ने विराट कोहली के साथ पिक्चर क्लिक करवाई दुबई स्टेडियम में। आईसीसी की टीम में है वो बंदा, मेरा दोस्त। और मेरे दोस्त ने पूछा विराट से कि मसला क्या है पाकिस्तान टीम का? अब आईसीसी में है वो बंदा, और वो विराट के साथ उसको उसकी देखभाल भी करते हैं। अगर विराट ने कहीं जाना है या किसी प्लेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है वगैरह वगैरह, तो वो एक दूसरे को जानते होते हैं। तो विराट ने कह दिया कि इनका खाने पे कंट्रोल नहीं है। तो देखो, अब तो चीजें नजर आ रही हैं, और मैं कहता हूं ये खुशी की बात है। आज हमने सैड नहीं होना कि पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हुआ। ये मेरे लिए खुशी का दिन है आज। क्यों खुशी का दिन है? जब कोई मसला आता है ना हमारी जिंदगी में, हमें नहीं पता होता यार ऐसा क्यों हो गया, ये टेंशन की बात है। लेकिन जब आपको पता हो ना कि मुझे पता लग गया कि ये मसला क्यों आ रहा है, ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, कि आपको मसले की जड़ पता लग गई है। किसी इंसान को कोई बीमारी है, अगर आपको नहीं पता तो ये टेंशन की बात है। लेकिन अगर आपको पता लग गया कि इसको क्या बीमारी है, दिस इज अ गुड न्यूज, बिकॉज अब आप उसका इलाज कर सकते हो। तो आज चैंपियंस ट्रॉफी से ये दर्दनाक निकलने के बाद 2024 के T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के हाथों नाक कटवाने के बाद, 2023 में अफगानिस्तान के आगे बिल्कुल गंदा मैच खेलने के बाद, 2022 में जिम्बाब्वे से हारने के बाद, ये सब कुछ करके आज हम सबको पता लग गया है कि हमारा मसला क्या है। हमारा मसला फिटनेस है, हमारा मसला प्लेयर पावर है,
हमारा मसला बड़े नामों को लगातार गलत बैकिंग करना है। सो फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसमें बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्तियां करनी पड़ेंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद अपने हाथों धज्जियां बिखेरी हैं फिटनेस की। इमाद वसीम ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था, वो कैसे वर्ल्ड कप खेल गया 2024 का? टीम में भी नहीं था। आमिर ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था, वो कैसे आ गया पाकिस्तान टीम में? मुझे पता है इस टाइम बड़े लोगों के दिमाग में आजम खान आ रहा होगा, मैं बैक करता था उसको, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है। आजम खान ने मुझे भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। उसमें एक एबिलिटी थी, वो अपने करियर को एक्सेल कर सकता था, बड़ी जल्दी पाकिस्तान खेल गया था वो। लेकिन इनकी नलायकियां सब की कि ये फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो आपको खुद एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो करते हुए बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इस टाइम ऐसी सैलरीज मिल रही हैं, ऐसी तनख्वाह मिल रही है कि वो बहुत अच्छे पैसे हैं। 40-40, 45-45 लाख रुपया इनको महीने का मिलता है, चाहे मैच है या नहीं है। फिर जब आप एक वनडे खेलते हैं तो एक वनडे खेलने का 4-5 लाख रुपया अलग है। जब आप एक T20 खेलते हैं उसका 3-3.5 लाख अलग है। यानी एवरेजली एक क्रिकेटर अपने स्पॉन्सर मिला के महीने का 1.5-2 करोड़ रुपया तो इजीली कमा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरी ये एडवाइस है कि इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको रिवाइज किया जाए। इतने ज्यादा पैसे अगर आप इनको दे रहे हैं और परफॉर्मेंस लगातार नहीं निकल रही, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप रिवाइज करो, थोड़े पैसे कम करो, ताकि एक धचका तो लगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, आप में से काफी लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेटर हैं, आप सब उनको जानते हैं। मैं एक दफा उनके साथ बैठा हुआ था, उनकी 1 महीने की सैलरी नहीं आई एंड ही वाज इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम। उस टाइम वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे। डिले हो गई सैलरी, चेक किधर उधर हो गया था, चेक वक्त पे उनको नहीं मिला। अब वो अमीर बंदा ऑब्वियसली इतने साल से पाकिस्तान खेल रहा है, लेकिन 1 महीना 2 दिन ऊपर हो गए, 1 महीने की सैलरी नहीं आई, तो पूरा सिस्टम इधर उधर हो जाता है इंसान का, टेंशन बढ़ जाती है। बाद में पता लगा कि क्रिकेट बोर्ड ने खुद रोकी हुई थी उनकी सैलरी किसी वजह से। तो ये चीजें होती हैं छोटी छोटी। आप प्लेयर को ना एक जरा वेकअप कॉल देते हैं कि जरा बंदा बन, आप इनकी सैलरीज रिवाइज करें। ये पॉइंट मेरे अगले पॉइंट के साथ जुड़ता है। पाकिस्तान सुपर लीग जितने भी आपके इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, हारिस राउफ, शाहीन अफरीदी, फखर जमान, गेट वेल सून बाय द वे, जितने भी आपके प्लेयर हैं, ये सिर्फ 2 साल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे और कोई लीग नहीं खेलेंगे। अब यहां पे अगेन मुझे पता है बड़े लोग आ जाएंगे कि जी क्रिकेटर्स का ब्रेड एंड बटर है, यार है, लेकिन फिलहाल आपकी क्रिकेट वेंटिलेटर पे है। आपकी क्रिकेट खुदा की कसम वेंटिलेटर पे है। हमें ऐसे इकदाम करने की जरूरत है कि हम उठ खड़े हों। ये मरने वाली है हमारी क्रिकेट। अगर आपको लग रहा है ना कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बुरा हो सकता है, तो एक ही चीज रह गई है कि हम श्रीलंका वेस्ट इंडीज की तरह क्वालिफायर राउंड खेल रहे होंगे, यही रह गया है। वरना आपने बॉटम हिट कर ली है, इससे नीचे मौत ही है, इससे नीचे कुछ नहीं है। तो आपको इमरजेंसी कॉल्स लेनी पड़ेंगी। जब आप ये सारी सख्तियां करेंगे ना, तो प्लेयर जरा थोड़ी देर के लिए, इनको मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अपनी औकात याद आ जाएगी कि यार हम कुछ नहीं है पाकिस्तान के बगैर। हारिस राउफ पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है ना। पाकिस्तान ने उसको बुलाया कि यार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल ले, तुझे 3-4 ओवर करा के रेस्ट करा देंगे, अंदर चला जाए 3-4 ओवर करवाने के बाद। उसने जूती की नोक पे नहीं रखा, वो ऑस्ट्रेलिया गया लेकिन बिग बैश खेलने गया। मैं होता क्रिकेट बोर्ड में, मैं ऐसी एग्जाम्पल बनाता हारिस राउफ को कि आने वाली 7 पुश्तें डरती इस चीज से
कि यार पाकिस्तान सबसे पहले है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान को। अगर कंट्री आपकी प्रायोरिटी पे नहीं है तो मेरे सामने ये ड्रामेबाजी ना मुझे कोई सुनाए कि जी ब्रेड एंड बटर सब कुछ है। भाई सबसे पहले आपके लिए कंट्री होना चाहिए। आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया फिर ही तो आप ये लीग्स में गए हैं। तो जब कंट्री को जरूरत है तो टिक के बैठ जाओ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आपको मैं ये बताऊंगा आप वैसे ही समझेंगे, इसका कोई गलत मतलब ना निकाले। मैं बड़े एहतियात के साथ, बड़ा सोच समझ के ये पॉइंट यहां पे रेस करने लगा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। आपके जितने बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो रिजवान है, इनको बोलना नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेजी सीख लो, अंग्रेजी तो सीखनी चाहिए, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो रिजवान पता नहीं कौन सी अंग्रेजी बोलता है, अच्छा वो बोलता है लेकिन बच्चों को भी समझ नहीं आ रही होती। मेरी बेटी है 5 साल की, उसको मेरे से भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है। वो मेरे से पूछती है ये रिजवान क्या बोल रहा है, पता नहीं वो तेजी तेजी में क्या बोलता है, समझ नहीं आती। कॉन्फिडेंस है भाई, और बाकी तो बोलने की कोशिश भी नहीं करते, आ बा 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 बा, बस नहीं भाई। आप इंटरनेशनल स्टेज पे काम कर रहे हो। मैंने बड़ी दफा आपको ये एग्जांपल दी हुई है कि वसीम अकरम ने, द ग्रेट वसीम अकरम ने जब क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स किया सिंगापुर जाके। क्या जरूरत थी वसीम अकरम को कोर्स करने की? इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर, वो तो जिस चैनल पे जाएगा चैनल उनको बिठा के पैसे भी देगा, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग सीखनी थी। वसीम भाई को आजकल के जो फेमस बड़े बड़े लाइटमैन होते हैं, जो लाइट्स देखते हैं किसी शूट की, उससे ज्यादा पता है कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, माइक कौन सा अच्छा होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यार शुएब अख्तर कोई पढ़ा लिखा बंदा तो नहीं है, कितनी जबरदस्त वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है। इंजमामुल हक, उन्होंने भी टाइम के साथ थोड़ी बहुत ही इंग्लिश बोलना सीख ली। तो ये चीजें होती हैं जब आप अपने कंट्री के 1% लोगों में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं जो दुनिया के 1% लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी कौम शहजादी है पाकिस्तानी, हमारा क्रिकेटर कोई अच्छी चीज सीखने की तरफ अगर चला जाए तो उसको पकड़ के नीचे ले जाते हैं कि नहीं नहीं तुमने ये चीज नहीं सीखनी। वो रोनाल्डो भी तो इंग्लिश नहीं ना बोलता। मत किया करो ये। अब जो सेंसिटिव बात है ना इसमें, वो ये है, समझना इस बात को। मैं नोट कर रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान जब से कैप्टन बने हैं ना पाकिस्तान टीम के, यार वो विकेटों के पीछे पछतो बोलता है। मुझे नहीं समझ आती पाकिस्तान का कप्तान क्या बोल रहा है। या रिजवान को समझ आ रही होती है कि रिजवान क्या बोल रहा है, या बॉलर को समझ आ रही होती है, अबरार को या शहीन को, कि रिजवान क्या बोल रहा है। ना आपको पता होता है ना मुझे पता होता है, और जो बाकी 8-9 प्लेयर खड़े हुए हैं उनको नहीं पता होता। अब पाकिस्तान टीम का मैच है, 11 प्लेयर खेल रहे हैं, सबका अलाइन होना लाजमी है। अगर विकेट कीपर है कामरान अकमल, मोइन खान, राशिद लतीफ, कोई भी विकेट कीपर है आपका, वो आवाज लगा रहा है और यार इसको जरा यॉर्कर करवा, यार इसको जरा बाउंसर करवा, और यार इसको जरा ऑफ कटर फेंक, और यार तू अंदर आजा कैच आएगा। पूरी टीम को समझ आ गई, आपको भी समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। अब रिजवान पश्तो में बोलता है, ना आपको और मुझे समझ आती है ना फील्डर्स को समझ आती है, तो सब एक प्लान पे कैसे काम कर सकते हैं। अब इससे पहले कोई मुझ पे इल्जाम लगाए कि मैं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंधी, बलोची सबको अलहदा करने की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको याद करवाता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब भी कोई अपना एंथम बनाता है पीएसएल वगैरह का, तो वो हमेशा पंजाबी में बना रहा होता है। और मैं वाहिद बंदा हूं अकेला
जिसने हमेशा इस पॉइंट को हाईलाइट किया, इस पे वीडियो बनाई है कि वाई ऑलवेज पंजाबी। एंड आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूं, मैं पंजाबी हूं, तो मैं तब मुझे क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि हम सब की जुबान है उर्दू। अगर पाकिस्तान की टीम है तो भाई उर्दू में बात करो। मैं जब बाबर आजम कप्तान था, वो पंजाबी में बात करता था सलमान अली आगा से या किसी से, मैं तब भी अपने दोस्तों में बैठ के कहता था यार बाबर पंजाबी में क्यों बात करता है। ये चीजें इंटरनेशनल लेवल पे, कभी आपने एमएस धोनी को देखा है कि वो अपनी लोकल जुबान पे पीछे जडेजा को कुछ कह रहा हो? या आपने कभी संजू सैमसन को सुना है कि संजू सैमसन अपनी लोकल, इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं? या कभी आपने सुना है कि विराट कोहली शुभमन गिल को पंजाबी में कह रहा हो और यार थोड़ा आगे आ जा, इथे गेंद ना कर? कभी अर्शदीप सिंह विराट कोहली को कह रहा हो और विराट भाजी थोड़े आगे आके खलो जाओ? कभी सुना हमने ये? ऐसा नहीं होता। सब हिंदी में बात करते हैं क्योंकि जुबान एक है, आपको उर्दू में ही बात करनी है। कम्युनिकेशन स्किल अपने तगड़े करो। आप 1% लोगों में हो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको 1% जैसा ही दिखना चाहिए। उसके बाद जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारे कोच आकिब जावेद, जिन्होंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बहुत ज्यादा मीनिंगलेस बातें की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट एक लाइन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हमने पाकिस्तान की ये बेस्ट टीम सेलेक्ट की थी। वो क्या मिसाल है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यही मिसाल है ना कि आप अपनी गलती मान ही नहीं रहे। अभी भी आप नहीं मान रहे कि आपने, चलो ओपनर तो चलो छोड़ो, आपने बॉलिंग अपनी गलत खिलाई थी, अबरार के साथ कोई बंदा ही नहीं था, आप अभी भी नहीं मान रहे। अब मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, जब गैरी कर्स्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फारिग किया था, यहां पे होता है चढ़ते सूरज को सलाम, आकिब जावेद कैसे टीम में आ गए? एक मुल्तान की पिच के बारे में मशवरा देके? क्या ये क्राइटेरिया पाकिस्तान के कोच बनने का? आपको अंदाजा नहीं है, आप अगर आकिब जावेद को इंशाल्लाह फारिग करते हैं तो दुनिया में कौन सा कोच आपके पास आएगा? कोई भी नहीं आएगा आपके पास। अब आपके पास ना ये बी और सी कैटेगरी के कोच आएंगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कोई बड़ा कोच नहीं आएगा। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं खुद हैरान था यार, इन्होंने गैरी कर्स्टन को कैसे मना लिया। यार वो सबसे बड़ा कोच था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो पाकिस्तान को सर्व कर सकता था, जो टीम बना सकता था, जो यंग बच्चों को रेडी करके 2027 के वर्ल्ड कप में लड़वा सकता था कि जीतो जाके। आपने उसको बिल्कुल अपनी पॉलिटिक्स दिखा के फारिग कर दिया। अब आप आकिब जावेद को ले आए हैं। मेरा शुरू से मानना है कि पाकिस्तान टीम का जो कोच है ना, वो किसी गोरे को होना चाहिए, क्योंकि हम हैं अनप्रोफेशनल लोग, हमें डाइट्स का नहीं पता। आप, अब ऑब्वियसली आप में से काफी लोग, काफी क्या, किसी को भी ये नहीं पता होगा, हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, फर्ज करो पाकिस्तान एक सीरीज खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ या साउथ अफ्रीका के साथ, या पीएसएल हो रही है, सुबह 6, 6:30 बजे से या सुबह 7 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक ना तमाम होटल्स में ब्रेकफास्ट टाइम होता है। आपको कोई पाकिस्तानी प्लेयर सुबह नाश्ते के टाइम नजर नहीं आएगा। एक दो नजर आ जाएंगे पुराने क्रिकेटर्स जिनको अपने फिटनेस का ख्याल है, शोएब मलिक जैसे, वसीम अकरम जैसे। आपको यंगस्टर्स में कोई भी सुबह नाश्ते के टेबल पे नजर नहीं आएगा, उठते ही नहीं है। और गोरा अगर रात को 2-2:30 बजे भी सोया मैच के बाद, उसने 7 बजे उठ के नाश्ता करना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको गोरा ही सिखाता है। हमारे यहां पे मसले ये हैं कि इसने मुझे सलाम नहीं किया, उसने मुझे सलाम नहीं किया, हमारे यही मसले हैं। अब वो मोहम्मद हफीज बगैर किसी एक्सपर्टीज के पाकिस्तान के जब डायरेक्टर, कोच, जो भी कह लो, जब वो बने, तो मैंने आपको एक वाकया बताया था, ये आपने कभी सुना नहीं था, कहीं पे देखा नहीं था। अब्दुल्ला शफीक ने जब कैच ड्रॉप किया तो मोहम्मद हफीज ने टीम मीटिंग में बड़े गलत तरीके से अब्दुल्ला शफीक को बुलाया, और चौधरी साहब
ਇੱਥੇ आ जाओ, बड़े तुसी कैश ड्रॉप कर दे पे हो। अब ये वो बात है जो मैं आपको ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात बता रहा हूं। अब अब्दुल्ला ने किसी को बताई होगी, किसी ने आगे बताई होगी, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। ये डायरेक्ट मैं आपको ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात बता रहा हूं कि अब्दुल्ला वाज वेरी डाउन, यार पूरी टीम के सामने मुझे जलील कर दिया। मैं रात को वैसे नहीं सो सका कि पाकिस्तान टीम को नुकसान हो गया मेरी वजह से, और डायरेक्टर साहब ने, कोच साहब ने देखो पूरी टीम के सामने मुझे जलील कर दिया। खुद सोचो यार, आप क्लास में बैठे हुए हो, आपका टीचर आपको पूरी क्लास के सामने तंजिया अंदाज से बुलाए, तो इन लोगों का काम बल्ला पकड़ना सिखाना नहीं है, इनका काम है टीम को इकट्ठे रखना। कोई टीम शाम को इकट्ठा खाने पे जा रही है, कोई टीम बॉन्डिंग हो रही है, कोई अच्छे प्लान्स आप इनको बना के दे रहे हो वगैरह वगैरह। तो हमारे तो यहां पे ये मसले हैं। वो वकार यूनस के सारी जिंदगी यही मसले रहे हैं ना पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ, कि ये जब आता है मुझे सलाम नहीं करता। तो हमारे तो मसले ये हैं। आकिब जावेद, ये लोग कितना बदल जाते हैं। आकिब जावेद वो इंसान हैं जो पीएसएल के दौरान कहते थे कि अगर टारगेट बढ़ा है तो बाबर आजम को आउट ना करो, या जो रिजवान और बाबर के बारे में कहते थे कि ये दोनों सिर्फ अपने रन्स के लिए खेलते हैं। ये आपको हमेशा इसलिए टॉप पे नजर आते हैं कि ये ऊपर बैटिंग करने आते हैं और सारी बॉलें खुद खा जाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं उनकी, ऑन द रिकॉर्ड। और ये लोग पाकिस्तान टीम में आके क्या कुछ बेहतरी करना चाहते हैं? जैसे चीजें चल रही होती हैं ये वैसे ही चलने देते हैं, क्योंकि इनको जब महीने के बाद इनकी सैलरी क्रेडिट होती है ना इनके अकाउंट में, तो ये कहते हैं चलो यार जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सो आकिब जावेद को तो आपको फारिग करना है। अब उसकी जगह आप किसको लेके आएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कौन सा कोच आपका हाथ पकड़ेगा? आप टेस्ट सीरीज हार रहे थे, जैसन गिलेस्पी आपके टेस्ट के कोच थे, आपने फाइनली टेस्ट सीरीज जीतना शुरू की, वहां से आपकी टीम बननी थी। जब आप टीम बनने की तरफ जा रहे थे आपने जैसन गिलेस्पी को भी फारिग कर दिया। आपने जब गैरी कर्स्टन ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद सारी खामियां नोट डाउन की होंगी, आपने उसको फारिग कर दिया। अब जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात कही थी कि आपको क्या करना है 1.5-2 साल के प्रोसेस में, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको ये लगता है, मुझे भी ये लगता था कि बाबर आजम, शाहीन, नसीम, रिजवान, हारिस, ये सारे मैच विनर्स हैं, ये आपको टूर्नामेंट जितवाएंगे, ऐसा हमें लगता था। लेकिन हम हर आईसीसी टूर्नामेंट में नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये शायद सारे लड़के एज ए यूनिट इस काबिल नहीं है कि ये किसी टूर्नामेंट में डिलीवर कर पाए। हम सबको लगता था ना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में कि यार पाकिस्तान टीम तो डन एंड डस्टेड है, लेकिन सरफराज अहमद ने, दुआएं दे सरफराज अहमद को, जिसने वो एक नौजवानों की टीम को लड़वा के आपको इतनी बड़ी ट्रॉफी जितवा दी। अब पता लगता है कि सैफी ने क्या किया था। तो जब आपको ये डाउट होने लगे ना कि पता नहीं आगे हमने क्या करना है, तब आप हमेशा अपने यंग ब्लड पे भरोसा करो। 2017 में भी आपने यंग ब्लड पे भरोसा किया। शादाब खान हो जाएं, हसन अली हो जाएं, फखर जमान पहली दफा पाकिस्तान से खेले, रुमान रईस को जब मौका मिला डिसेंट बॉलिंग की, आपको हर यंगस्टर ने डिलीवर करके दिया, क्योंकि यंगस्टर के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। आप इंडिया को देख लो, उनकी अब लिटरली, पहले एक दफा हार्दिक पांड्या ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारी 3 टीमें बना लो, या पता नहीं 2 टीमें बना लो, ऐसी कोई स्टेटमेंट थी। तब वो वक्त से बहुत पहले थी स्टेटमेंट, लेकिन आज वाकई ही इंडिया की 2 टीमें बनती हैं, और बनी हैं। एक टीम उनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर्थ में पहले टेस्ट मैच जीती, और उससे कुछ घंटे पहले उनकी T20 की टीम, जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते। सारी यंग टीम, और आपकी यंग टीम
बनाने के लिए आपको डर लगता है। आप डरते हैं कि यार पता नहीं हम टीम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आपको यंगस्टर के साथ जाना पड़ेगा। परसों चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में, परसों या उससे एक दिन पहले, वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर हैं एन बिशप। कौन नहीं जानता उनको, रिमेंबर द नेम। सवाल है मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि एन बिशप को क्रिकेट का पता है? कितना बेवकूफाना सवाल है वैसे, लेकिन पूछना पड़ता है। पता है ना एन बिशप को क्रिकेट का? एन बिशप कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने एक बात कही। एन बिशप कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर चाहिए जो आके ब्रेव क्रिकेट खेलें, जाहिराना, जाहिराना है ना उर्दू का वर्ड, जाहिराना क्रिकेट खेलें और किसी चीज पे वो कॉम्प्रोमाइज ना करें। हां, फेलियर्स आएंगे, लेकिन आपको फिलहाल वही प्लेयर्स चाहिए जो पाकिस्तान टीम को आके एक इंजेक्शन लगाएं बहादुरी का। और एन बिशप ने पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक प्लेयर का नाम लिया, मोहम्मद हारिस का। पाकिस्तान में हमें ना, हम डिनाइल में हैं। पाकिस्तान में हमें पिछले 2.5-3-4 साल में ऐसा दिखाया गया है कि रन्स इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरेज इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि T20 क्रिकेट में स्पेशली आप दूसरी बॉल पे आउट हो जाओ, लेकिन 40 बॉलों पे 40 करना अब नहीं चल सकता। और इसीलिए मैंने कहा था कि आज खुशी का दिन है कि आपको आपके मसले पता लग गए हैं कि हमारे मसले क्या हैं। ये आपके मसले हैं। मोहम्मद हारिस के बारे में अभी मैं अगर बात कर दी है तो पाकिस्तान में प्लेयर कहेंगे ओ जी उसने बीपीएल में क्या किया, उसने इधर क्या किया। भाई, जो मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर होते हैं ना, वो पूरी टीम में एक एनर्जी लाते हैं। वो करते 20-30 ही हैं, लेकिन आपकी क्रिकेट बदल जाती है। 2022 के सेमीफाइनल में क्या हुआ था? क्यों आ गई थी पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर एनर्जी? क्योंकि उसने 15-20 मिनट के लिए बैटिंग की और आपके पिछले 15-20 मैचों से बेहतर बैटिंग की। आपकी पूरी टीम का माहौल बदल गया था। वो तो उसके बाद एटलीस्ट T20 में आपका परमानेंट मेंबर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको वनडे में डाला, उसकी पोजीशंस चेंज की, जो कि हम हमेशा से करते हैं किसी भी यंगस्टर के साथ, उनकी जगह चेंज करते हैं। हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे एज ए सीनियर, हम बच्चों को शफल करेंगे। हमने उसको फारिग कर दिया। T20 में आप सलमान अली आगा जैसे बंदे को ले आए। आगा की बड़ी अच्छी सर्विसेज जा रही हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ी रिस्पेक्ट आगा के लिए, लेकिन आगा जी T20 में हमें आपकी समझ नहीं आती और हम फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं करते। कम से कम मैं तो नहीं करता। ये 3-3, 4-4 डिफेंसिव एंकर प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में खिलाते रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा जो तेज क्रिकेट खेलने के काबिल है, उसको कोई नहीं पूछता आपके कंट्री में। और मुझे बड़ा मजा आता है आपको याद करवाने में कि 95% पाकिस्तानी बंदा गाली निकालता था साइम अयूब को कि ये क्या टुल्ला खिला लिया है। क्योंकि साइम अयूब जब पहली बॉल पर रख के चौका लगाने की कोशिश करता था ना और वो आउट हो जाता था, तो आपको तकलीफ होती थी, क्योंकि आपको आदत थी 35 बॉलों पे 50 देखने की कि यार वो इससे अच्छी तो पुरानी ओपनिंग थी, कम से कम रन्स तो होते थे ना। यही मसला है आपका। उसके बाद मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर्स को, बाबर को, शान को, जो कि उस टाइम कंट्रोल में थे, रिजवान को, सबको, कि शुक्र है साइम अयूब टीम से ड्रॉप नहीं हुआ। हां, साइम को लाजमी कहा गया कि बेटा देख के खेलो। यह चीज गलत थी। मैंने बताया था आपको 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कि देखना बाबर रिजवान ओपन करने आएंगे। आ गए। फेलियर्स का इंतजार होता है, और जब साइम को दोबारा मौका मिला तो आपके सीनियर्स ने साइम को कहा बेटा टाइम लेके खेलो। यह चीज गलत है। T20 में नहीं लेना टाइम, आप लो टाइम, लेकिन जिस बच्चे की गेम नहीं है टाइम लेने की, वो क्यों टाइम ले? पाकिस्तान को फ्यूचर में
एक ऐसा कप्तान चाहिए जो टीम को कहे कोई यार जाके बॉल मुंह पे मारो बैटर के, ऐसा छक्का लगाओ कि ग्राउंड से बाहर जाए बॉल। आपकी एक जो टॉक होती है ना ग्राउंड में उतरते हुए, वो प्लेयर्स के अंदर करंट पैदा कर देनी चाहिए, ऐसी टॉक होनी चाहिए। यहां तो माशाल्लाह हम जब किसी नौजवान को कैप देते हैं तो सबसे पहले की जगह बोल देते हैं पहले तो सबसे, ये कैप बड़ी अहम है, इसकी बड़ी अहमियत है। ये लीडर्स नहीं है और ये बदकिस्मती से अपने ऊपर काम भी नहीं करते, ये बड़े सादे प्लेयर हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं जोड़ना चाहूंगा शुएब अख्तर की बात के साथ। जो शुएब ने बाबर आजम के बारे में कहा कि ये फ्रॉड है, नहीं कहना चाहिए था। फ्रॉड नहीं है शुएब भाई, बाबर को भी इसमें शामिल करूंगा, शाहीन को भी, नसीम को भी, सबको। ये सब टैलेंटेड प्लेयर्स थे, लेकिन क्रिकेट के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप अक्सर क्रिकेट खेल जाते हैं। लेकिन अब क्रिकेट में 27-28 कैमरे लगते हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 36 कैमरे लगते हैं एक ग्राउंड में। अगर टैलेंट है तो वो दिख जाता है, अगर टैलेंट नहीं है तो आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज होते हैं। हमारे क्रिकेटर्स में टैलेंट है, मैं देख रहा था शुएब अख्तर कह रहे थे कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट होता तो दिख जाता। टैलेंट होता है इनमें, लेकिन टैलेंट आपको जिंदगी में एक टाइम तक मदद करता है, इसके बाद टैलेंट रुक जाता है। उसके बाद आपकी मेहनत होती है जो आप अपने आप को इससे ऊपर लेके जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। हमारे क्रिकेटर्स नीचे से आते हैं, ज्यादा पैसे पूसे नहीं होते, बड़ी गाड़ी नहीं होती, अच्छा घर नहीं होता, पाकिस्तान से खेलते हैं अपने टैलेंट पे। कमेंटेटर कहते हैं यार पाकिस्तान में तो क्या ही जबरदस्त टैलेंट है, एक स्टेज पे आ गए, दुनिया की हर नेमत, दुनिया की हर फैसिलिटी यहां पे मिल गई, यहां पे आके ये इजी हो जाते हैं कि जी हमें तो सब कुछ मिल गया, मैं तो ईगल हूं, मैं तो किंग हूं, मैं तो 155 पे बॉल करता हूं, फॉर ग्रांटेड। जबकि असल क्रिकेट आपकी इसके बाद शुरू होती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल द ग्रेट विराट कोहली है, जो कि एक बहुत आम सा प्लेयर था 2011-12 तक, प्रोबेबली ऑर्डिनरी प्लेयर। कितने प्लेयर ऐसे आते हैं, कितने चले जाते हैं, लेकिन जब आप खुद रियलाइज करते हैं कि यार मुझे टॉप 1% में आना है, तो आप एक लेगेसी क्रिएट करते हैं। आज वो एक बड़ी खूबसूरत बात, पता नहीं सनी भाई ने शायद ये बात कही थी, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने, या पता नहीं किसने, शायद सनी भाई ने ही ये बात की थी कि विराट कोहली ने जो आपके टीम में क्रिकेटर्स हैं सिर्फ उनको इंस्पायर नहीं किया, आम आदमी जो इंडिया के अंदर है, जो आम बच्चा है, उसके अंदर भी विराट कोहली जैसा बनने की ख्वाहिश आती है। तो वो कितना बड़ा रोल मॉडल है। अब चाहे आपका फेवरेट क्रिकेटर बाबर आजम है, चाहे आपका फेवरेट क्रिकेटर रिजवान है, चाहे शाहीन है, सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या वो आपके रोल मॉडल हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बाबर, शाहीन और रिजवान जैसा बने? शायद आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये ऑन द डे अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन कंट्री को नहीं जितवाते। वो कल देखा ना आपने अफगानिस्तान के मैच में क्या हुआ, जोफ्रा आर्चर ने अर्ली ऑन विकेट ली, इब्राहिम जादरान ने 177 किया। ये मैटर नहीं करता, मैटर पता क्या करता है? अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अब शायद चला जाएगा। कल अफगानिस्तान का मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ और वो क्वार्टर फाइनल है। अफगानिस्तान ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला है। अब शायद, बल्कि मेरी दुआ है कि कल वो जीते,
वो सेमीफाइनल खेल सकते हैं। और यहां पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोगों को क्या कहा जाता है, और जा जाके तंदूर पे नान लगा। शर्म आनी चाहिए। क्या कैलिबर है हमारा एज ए नेशन। एज ए नेशन हमारा जो काउंट है ना, जो हमारा शुमार है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है। और हैरानगी है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं। पहले हम अपने तो गिरेबान में झांक के देख लें कि हम हैं कौन। दुनिया ने आपके वीजे बंद किए हुए हैं और आप दूसरों को कहते हैं। जिनको आप लोग बातें लगाते हैं अफगान भाइयों को, वो आपसे 50-60 गुना बेहतर टीम है आज, और शायद आने वाले टाइम में इससे बहुत बेहतर हो जाए वो। मतलब आज अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो आप ये कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान फेवरेट है। मुकाबला होगा, देखते हैं कौन जीतेगा। तो ये होती हैं परफॉर्मेंसेस। नबी को बुलाया गया कल बॉल डालने, चाहिए थी वहां पे विकेट, एक बड़ी जरूरी, ले ली विकेट, ले ली नबी ने। जब मैच हाथ से निकल गया था, मुझे भी यहां फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि अफगानिस्तान को यहां पे विकेट नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि ये मैच हार जाएंगे यहां से। मास्टर कार्ड खेला, गुलबदीन नायब आते हैं पहला ओवर करवाने, सबसे आखिर में। मशहूर एक्शन है उनका, मसल्स दिखाते हैं अपने। पहले ओवर में ही विकेट ले ली और मैच पूरा अफगानिस्तान की झोली में डाल दिया। वहां पे जो रूट ने 100 किया हुआ था, जो रूट ना आउट होता तो शायद इंग्लैंड जीत जाती। अजमतुल्लाह ने 4 विकेटें ली हुई थी, ये मैटर नहीं करता था। पंजा लिया, ये मैटर नहीं करता था। उस टाइम 41 का कैमियो खेल दिया हुआ था, ये भी मैटर नहीं करता था। जो रूट को आउट कर दिया और विक्ट्री सामने लाके खड़ी कर दी, ये होते हैं मैच विनर्स। और हमारे मैच विनर्स कौन है? जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जितना बड़ा मौका होगा, हमारे क्रिकेटर्स उतनी बुरी तरह फ्लॉप होंगे। मुझे याद है 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ना, यहां पाकिस्तान में बातें होती थी कि देखना अहमदाबाद में बाबर आजम 100 करेगा, पाकिस्तान का झंडा लगाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। 1,30,000 बंदा बैठा हो, एक कैलिबर होना चाहिए आपका। इवन सेम फॉर शाहीन एज वेल। लगाता वहां पे पंजा। वो पैट कमिंस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहता है ना कि बड़ा मजा आता है 1,00,000+ बंदे को चुप करवाने का, तो उन्होंने ये लाइन हवा में नहीं बोलनी होती। उन्होंने इतनी मेहनत की होती है अपनी लाइफ में कि वो ये बातें बोल सकते हैं। उनकी डाइट्स अच्छी हैं, उन्होंने पीछे इतनी मेहनत की होती है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको अपने टैलेंट पे भरोसा होता है। हम यहां डिपेंड कर रहे होते हैं कंडीशंस पे। हम यहां डिपेंड कर रहे होते हैं कि ऑन द डे लेट्स सी, प्रोसेस पे हम नहीं जीतते। और पाकिस्तान में एक बात कही जाती है पाकिस्तान टीम के बारे में, बल्कि सारी दुनिया ही ये कहती है कि पाकिस्तान एक बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है। मैं हमेशा आपको बताता हूं, मुझे नफरत है इस लफ्ज से। ये बहुत गंदा वर्ड है। आपको प्रिडिक्टेबल होना पड़ेगा। और आपने क्या प्रिडिक्टेबल होना है कि दुनिया जब आपसे खेले, उनको पता हो कि यार पाकिस्तान के साथ मैच है, हमारा कोई चांस नहीं है। जैसे एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया थी, आज भी ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उनका एक दौर था अर्ली 2000 के बाद स्पेशली। मतलब जब साउथ अफ्रीका ने वो 438 वाला मैच जीता था, जिसमें मार्क बाउचर की नीचे से कैमियो था, हर्षल गिब्स ने 100 किया, 150 किया, रिकी पॉन्टिंग ने मारा। उस दिन जब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था ना, हम बच्चे होते थे सारे यार, छोटे छोटे। नींद नहीं आई थी यार तब कि यार ऑस्ट्रेलिया हार गई है, ऑस्ट्रेलिया कैसे हार सकती है, अब क्या होगा। तब इतनी समझ नहीं ना होती थी, तो मुझे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग भी गिर गई होगी, सब कुछ हो जाएगा, बच्चे थे तब। तो आप टीम हो तो ऐसी हो। आज इंडिया भी बहुत बड़ी टीम है,
लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आज इंडिया जितनी मर्जी अच्छी टीम है, उनके दिल में आज भी छोटी छोटी हसरतें हैं कि यार वो 2023 में कैसे हरा दिया पैट कमिंस ने हमें। चाहे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज में हरा दिया, लेकिन वो T20 फॉर्मेट था। और मैं हमेशा मानता हूं T20 में जितनी मर्जी बड़ी आपको जीत मिल जाए, जो मजा 50 ओवर के वर्ल्ड कप का है ना, वो बॉस T20 का हो ही नहीं सकता। मतलब मुझे खुद एज ए क्रिकेट फॉलोअर T20 वर्ल्ड कप की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है बस नॉर्मल सी। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप ऐसा है कि अंदर से आवाज आती है कि यार ये है असल वर्ल्ड कप। तो हसरतें रह जाती हैं आपके अंदर। सो ये पाकिस्तान फैंस, आपका इम्तिहान आगे शुरू होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो आपकी टीम जाएगी व्हाइट बॉल सीरीज खेलने, जो 16 मार्च से आपकी सीरीज शुरू हो रही है, उसमें प्रोबेबली आपकी सारी नई टीम जाएगी। मेरा सवाल है आपसे, अगर वो नई टीम हार जाती है अगर वो नई टीम, तो क्या आप आराम से बैठ जाएंगे? मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने साथ मिला के चलूं, क्योंकि यहां ये टीम बना रहे होंगे। अगर मुझे ईमानदारी से लगा कि हां ये टीम बना रहे हैं, तो मैं भी इनको बैक करूंगा और मैं आपसे भी इनको बैक करवाऊंगा कि यार ये 1-1.5 साल जीते हारे, इट्स ओके। इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है। अब देखो हर साल आईसीसी का टूर्नामेंट है। 2026 में आपका T20 वर्ल्ड कप है इंडिया और श्रीलंका में, जिसमें पाकिस्तान ऑब्वियसली अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगा। अगर फाइनल भी हुआ पाकिस्तान श्रीलंका खेलेगा। तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट आ गया, टाइम ऑलरेडी कम है और मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। ये वो सारी सजेशंस थी जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वीडियो के बाद ईमेल करनी है। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है और आपको लगता है कि यार ये एक पॉइंट ऐड होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप में से बड़े लोगों ने किया हुआ है यार, मैं अपने स्टैट्स देखता रहता हूं, लेकिन मसला वही है कि बेल आइकन दबाओ ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे कोई बड़ी गेम नहीं है, बेल आइकन दबाना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो बेल आइकन दबाओ। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो का लिंक अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना और उसको लिखना कि ये वीडियो पूरी देख के सोना। गुड नाइट।